कॉप्स क्या टर्मिनोलॉजी है, कैसे होता है? आपने तो डैमेज फंड है जिसमें पाकिस्तान ने काफ़ी रोल भी प्ले किया हमारे उस फोरम पे। इसकी लेटेस्ट कोई पोजीशन का आपको इल्म है कि लास्ट में कोई दो चार अल्फाज हमारे व्यूअर्स को एज अ गाइड, एज अ एडवाइस? जी इरफान साहब, एक और चीज़ थी जो हमने कहा कि ये कॉप COP कॉप हम सुनते रहे हैं और कि जी अभी फलानी जगह पे कॉप की मीटिंग है, ये 28 मीटिंग है, ये 29 मीटिंग है। थोड़ा हमारे ज़रा व्यूअर्स खासकर जो हमारे यंग इन्वायरमेंटलिस्ट है या इस फील्ड में, ज़रा इनको बताएं ना कॉप क्या टर्मिनोलॉजी है, कैसे होता है? आपने तो मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 8-10 मीटिंग अटेंड की है कॉप्स की मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, मुख्तलिफ स्टेशन पे। इसकी ज़रा बताया हमें ना। तो ये बड़ा अच्छा यंग लोगों की लर्निंग एक्सपीरियंस होगा कि कॉप किस लिए है। देखिए, UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसको समझें कि वो हर साल अपनी प्रोग्रेस मॉनिटर करने के लिए कि हम कहाँ पर खड़े हैं ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से और क्लाइमेट चेंज के हिसाब से, वो एक कॉन्फ्रेंस करते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मतलब कि वो ममालिक जिन्होंने उसके ऊपर साइन किया हुआ है कन्वेंशन पे। ये कन्वेंशन का हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग फोरम है। इसमें जितने भी ममालिक उसके ऊपर जिन्होंने साइन किया वो आते हैं और वो बताते हैं कि जी हमें ये मुश्किल हो रही है और ये हमारी कमजोरी है, यहाँ पर हम आगे चलना चाहते हैं। अच्छा, इसके नीचे इसकी 2 बॉडीज हैं जो कि इसके प्रोग्रेस को मॉनिटर करती हैं। जो तीसरी बॉडी है वो कहलाती है CMP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वर्किंग एज मीटिंग ऑफ पार्टीज। उसका मकसद है जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसके ऊपर प्रोग्रेस को मॉनिटर करना। अच्छा, एक तीसरी बॉडी है जो प्रोग्रेस मॉनिटर करती है ऑन एग्रीमेंट, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज फॉर पेरिस एग्रीमेंट, जो देखती है कि पेरिस एग्रीमेंट पे कितना काम हुआ है। अब इन तीनों की मीटिंग होती है, इनकी सब कमेटीज बनती हैं, इनके आगे कॉन्स्टिट्यूशनल नीचे फोरम्स हैं जो कि हर इशू को फाइनेंस पे देखते हैं, टेक्नोलॉजी पे देखते हैं, कैपेसिटी पे देखते हैं, साइंटिफिक असेसमेंट को देखते हैं और IPCC की रिपोर्ट्स को कंसिडर करते हैं। ये सब फिर इनका फैसला जो है क्योटो प्रोटोकॉल का CMP पे होता है, पेरिस एग्रीमेंट का उसके कन्वेंशन की बॉडी पे होता है और UNFCCC का कॉप पे होता है। इन तीनों के इकट्ठे चल रही होती है। ये तकरीबन कोई 2 हफ्ते की मीटिंग्स होती हैं। अच्छा, और इसमें हर वो मुल्क जो कि क्लाइमेट चेंज में जो कि आगे तरक्की करना चाहता है, मैं कहूँगा किसी भी फील्ड में तरक्की करना चाहता है, उसका बड़ा क्लियर विजन होना चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि वो किस तरफ जाना चाहता है और क्लाइमेट चेंज की वजह से उसको क्या रुकावटें फेस हो सकती हैं या किस तरह से वो इसको एड्रेस कर सकता है। अच्छा जी, क्लाइमेट चेंज में 2 चीज़ें आपने NCS में भी है, नेशनल जो हमारी क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है, एडॉप्टेशन और मिटिगेशन। अब बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि जी पाकिस्तान तो चूँकि ग्रीन हाउस कंट्रीब्यूशन की बड़ी कम है, लिहाजा हमें मिटिगेशन पे कोई इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हमें एडॉप्टेशन, चूँकि हमारे पास फ्लड्स आते हैं, हमारे पास हीट वेव्स आते हैं, तो हमें एडॉप्टेशन के लिए जो है ना। लेकिन आपको पता है कि इंटरनेशनली हम चूँकि हम डिपेंडेंट है इंटरनेशनल रिसोर्सेज पे, तो वहाँ पे क्लाइमेट मिटिगेशन को एक वो दिया जाता है। आपका क्या एक्सपीरियंस है, कि क्या एडवाइस है कि इस हद तक बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ग्लोबल कंट्रीब्यूशन हमारा 0.9% है। जितनी ग्लोबल एमिशंस होती हैं उसमें हमारा 0.9% है। पर एक चीज मैं आपको बताऊं कि LDCs, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, वो 40 ममालिक हैं इकट्ठे। अच्छा, जिसमें ज्यादातर अफ्रीका के ममालिक हैं और नेपाल है, इस किस्म के ममालिक हैं। उन 40 ममालिक की ग्लोबल एमिशंस में कंट्रीब्यूशन 1% है। 40 ममालिक की 1% है। पाकिस्तान की 1% कंसिडर कर लें, उन 40 ममालिक की भी 1% है। अच्छा, एक तो ये पर्सपेक्टिव है। ठीक है। दूसरा, जिस तरह आपने कहा कि क्योंकि हमारी लोकेशन ऐसी है जहाँ पे हीट वेव भी है, साइमल्टेनियसली ग्लोफ भी हो रहा है, साइमल्टेनियसली ड्राउट भी चल रहा है, उसके साथ ही फ्लड भी चल रहा है। ये मल्टीपल डिजास्टर्स हमारे यहाँ पे है। तो मैं ये कहूँगा, और दोनों को एड्रेस करते हुए, अडेप्टेशन और मिटिगेशन को एड्रेस करते हुए, मेरी नज़र में क्लाइमेट चेंज को हमें एक ऐसी चीज़ है ग्लोबल वार्मिंग जो किसी की वजह से हुई है,
हमें इसको अपॉर्चुनिटी की साइड से भी देखना चाहिए। ठीक। हमें ये मौका मिल रहा है कि हमारी जितनी इंडस्ट्री है हम उसको साफ कर लें, हमारी जितनी ट्रांसपोर्ट है उसको हम ग्रीन कर लें, हमारे जितनी कंस्ट्रक्शन है उसको हम ग्रीन कर लें। हमें इसको अपॉर्चुनिटी साइड से भी देखना चाहिए। हमें बर्डन नहीं समझना चाहिए बल्कि इसको एज एक अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। मैं कहूँगा बर्डन तो डेफिनेटली पूरी दुनिया पे एग्जिस्टेंशियल सर बर्डन है, लेकिन मैं जब जॉब कर रहा था ना, मैंने कभी इंडस्ट्री से ये बात नहीं की कि आप पोल्यूशन कर रहे हैं। मैंने उससे कहा देखिए, जब आप कोई चीज बनाते हैं, प्रोडक्ट, आप कोई रॉ मटेरियल लेते हैं, द मोर एफिशिएंट यू कन्वर्ट इट टू द प्रोडक्ट द लेस पोल्यूशन। आपने बहुत अच्छा कह दिया। तो मैंने कहा सीमेंट इंडस्ट्री को मैंने बुलाया, मैंने कहा जी आपको पता है आपके जो इंजीनियर्स है वो तो आपका डेली 200 बैग हवा में उड़ा रहे हैं। हाँ, 200 बैग, एक बैग की कीमत इतनी है। तो वो बड़े परेशान हो गए कि यार ये क्यों उड़ाते हैं। मैंने कहा उनसे पूछो, ये तो अयाशी है, रॉ मटेरियल भी लगाया, लेबर भी लगाया और फिर जाके हवा में उड़ा दिया। तो कहते जी फिर क्या करें। मैंने कहा यार बैग फिल्टर सिस्टम मौजूद है, आपका सारा डस्ट सीमेंट ही है। तो मेजॉरिटी में आप शुगर इंडस्ट्री में जाए, वही शुगर जो आप पानी में बहाते हैं वही फिर बीओडी क्रिएट करती है। बिल्कुल। आप पेपर मिल में जाए, वही फाइबर जो आप, तो मेजॉरिटी केसेस में आप गाड़ियों में जाए, द मोर एफिशिएंट योर व्हीकल जितनी उसकी होगी कंबशन, लेस पोल्यूशन। बिल्कुल। तो इस एंगल से भी इन चीजों को देखना चाहिए कि मेरा ख्याल आपने बहुत अच्छा नरेट कर दिया। बिल्कुल यही चीज। हाँ, अगर हमारी गाड़ियां पोल्यूशन कम करेंगी, ज्यादा एफिशिएंट होंगी, इकोनॉमिकली हमें फायदा होगा जी। लोग कम बीमार होंगे, हॉस्पिटल के बिल कम होंगे, Exactly. बीमारी के बिल कम होंगे, लोग ज्यादा सर लास्ट आपसे एक और चीज पूछेंगे, जो क्लाइमेट डैमेज फंड है जिसमें पाकिस्तान ने काफी रोल भी प्ले किया हमारे उस फोरम पे, इसकी लेटेस्ट कोई पोजीशन का आपको इल्म है कि कुछ बना उसका, नहीं बना? या देखिए ये अभी इसको कहेंगे कि वर्क इन प्रोग्रेस। ये एक अनाउंस तो हो गया कि अभी बड़े इनिशियल स्टेजेस में है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। और पाकिस्तान को इसमें मेरी सजेशन ये होगी कि जितने भी मेजर थीम्स हैं सेक्टोरल या निगोशिएशंस के, उसमें पाकिस्तान को अपने यंग लोगों को ट्रेन करना चाहिए और उनको इन निगोशिएशंस में लेके जाना चाहिए। और पाकिस्तानी नौजवान मैंने देखा कि बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर उनके पास राइट सेट ऑफ स्किल्स हो। ठीक है इरफान साहब, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी कुछ व्यूवर्स को सुनने और लर्निंग के लिए मौका मिला। मैं आपसे लास्ट, आपने चूंकि लंबी इनिंग्स के लिए और अच्छी इनिंग्स के लिए लास्ट पे कोई दो चार अल्फाज हमारे व्यूवर्स को एज अ गाइड, एज अ एडवाइस। मेरा ख्याल है कि वो अच्छी इनिंग्स इस वजह से थी कि हम सब एक दूसरे के बड़ा रिस्पेक्ट करते थे। किसी भी सूबे से और किसी भी जगह पर होते हुए हम एक टेलीफोन पे दिन रात कनेक्टेड थे। तो मेरा मशवरा ये होगा यंग लोगों को ज़्यादा अवेयर करने के लिए कि मैं डॉक्टर साहब को ही कहूँगा कि डॉक्टर साहब इस पे कोई, अगर आप जो आपने सीरीज शुरू की है इसके ऊपर अगर आपका कोई, आप इसको कोई थिंक टैंक रखें की शक्ल दे सकें जिसमें हम इकट्ठे मिलके यंग बच्चों को बता सकें कि हमारा ये तजर्बा है, आप इससे फ़ायदा उठा के आगे किस डायरेक्शन में जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। इरफान साहब के साथ एक बड़ा अच्छा सेशन रहा। आपने उनकी ज़िंदगी के बारे में जाना, उसके करियर के बारे में, और जो दो चार मुश्किल चीज़ें थी हमने उसकी बड़ी उन्होंने सादा अल्फाज में आपको जो है ना उसकी डिफिनीशन और उसका पर्पस बताया। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ रहे, इंशाल्लाह हम आगे भी इस तरह के मेहमानों से आपकी मुलाकात कराए रहेंगे। थैंक यू।